कहानी पुरुषार्थ का फल की। काशी नरेश विजयवाहन के देहावसान के बाद युवराज नीतिवाहन चिंतन कर रहे थे कि राज्याभिषेक किसके पवित्र कर कमलों द्वारा करवाया जाए। परंपरानुसार राजमुकुट राज्य पुरोहित, महामंत्री अथवा सेनापति द्वारा ही धारण कराया जाता था। नीतिवाहन का चिंतन था कि ये सब राज्य संचालन के प्रमुख अंग हैं, इन्हें तो पहले से ही सम्मान मिला हुआ है, क्यों न इस बार यह सम्मान किसी योग्य एवं श्रमनिष्ठ व्यक्ति को दिया जाए। उपयुक्त व्यक्ति की परीक्षा के लिए युवराज ने राज्य भर में घोषणा करवा दी कि युवराज राज्याभिषेक से पहले नागरिकों की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी करना चाहते हैं। जिस किसी को कपड़ा, मकान, रोटी आदि की आवश्यकता हो या अन्य कोई इच्छा हो तो वह राजकोष अधिकारी से निवेदन करे। घोषणा सुनकर नागरिकों की प्रसन्नता का पार नहीं रहा। वे झुंड के झुंड राजकोष के द्वार पर पहुंचे और अपनी आवश्यकताएं बताने लगे। अधिकारी उनसे प्रार्थना पत्र लेते और कहते कि ज्यों ही युवराज द्वारा स्वीकृति प्राप्त होगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। 3 दिन में ही आवेदनों के अंबार लग गए। क्या छोटे और क्या बड़े, सभी रावलों तेल पल्ले ही झेल वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए झोपड़ी से लेकर हवेली वाले तक वहां पहुंचने लगे। युवराज के समक्ष सभी आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए। इनका अंबार देखकर वे दंग रह गए। मंत्री ने कहा, युवराज, यूं तो पूरा राजकोष ही खाली हो जाएगा। इन आवेदकों में तो धनवान, राज्य कर्मचारी तथा झोपड़ी निवासी सभी हैं। आप सबको कहाँ तक संतुष्ट कर पाएंगे? आपकी यह उदारता निठल्लों की जमात को बढ़ा देगी। मेरा अनुरोध है कि इस घोषणा को तुरंत रद्द कर देना चाहिए। युवराज ने मंत्री का कथन ध्यान से सुना। उनका विचार कुछ और ही था, अतः वे चुप रहे। उन्होंने केवल प्रतिक्रिया स्वरूप इतना ही कहा, मंत्रीवर, हमारा लक्ष्य कुछ और ही है। आप पता लगवाइए कि हमारे राज्य में कोई जरूरतमंद बिना आवेदन किए तो नहीं रह गया है। यदि रह गया है तो उसे आप तत्काल दरबार में बुलवा लें। यह सुनकर मंत्री ने आगे कुछ नहीं कहा और उसने तुरंत राज्याधिकारियों के पास तदनुरूप आदेश भेज दिया। राज्याधिकारी छानबीन में लग गए। काशी का ही एक उपनगर था कुंजलपुर। उसमें एक किसान रहता था, सुधाकर। सुधाकर अत्यंत गरीब था, पर अपनी धुन में मस्त रहता था। अपनी मेहनत से रूखी सूखी जो भी मिले उसी में संतुष्ट था। पराश्रित होना उसे पसंद नहीं था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बेचा करता था। सरकारी घोषणा उसने भी सुनी थी। उसको भी मित्रों ने अर्जी देने के लिए सलाह दी, किंतु उसका एक ही जवाब था कि मैं अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखता हूँ, मैं किसी की कृपा का दास नहीं हूँ, फिर वह चाहे राजा ही क्यों न हो। उसका उत्तर सुनकर सब उसे पागल समझकर हंस रहे थे। सुधाकर को अपने निश्चय पर तनिक भी पश्चाताप नहीं था। राज्य कर्मचारी खोज करते करते सुधाकर के पास पहुँचे। पास पड़ोस से जानकारी प्राप्त की और उसे युवराज के सामने उपस्थित कर दिया। युवराज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कृशकाय शरीर, फटे कपड़े, नंगे पांव जिनमें विवाहियां फटी हुई हैं, लेकिन चेहरा ओजपूर्ण और आंखों में आत्मविश्वास की अनोखी चमक से युवराज प्रभावित हुआ। उन्होंने शांत मुद्रा में पूछा, आजकल क्या करते हो? सुधाकर निर्भीक भाव से बोला, महाराज, एक छोटा सा खेत है। खेती के समय खेती करता हूँ। फसल से पूरा खर्चा नहीं चलता, अतः खाली समय में लकड़ियां बेचकर आजीविका चला पाता हूँ। तुमने राज दरबार में अपना निवेदन क्यों नहीं भेजा? राजा ने कहा, मैंने इसकी आवश्यकता नहीं समझी। अपनी रोटी की समस्या जब मैं स्वयं ही हल कर लेता हूँ तो फिर व्यर्थ में ही लालसा क्यों बढ़ाऊं? सुधाकर ने बताया। आश्चर्य है, तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है? युवराज ने प्रसन्न भाव से पुनः कहा। महाराज, एक बार हराम की खाने से आदमी का स्वभाव बिगड़ जाता है। मुझे अपने आप पर विश्वास है।
मैं श्रम करने से हिचकिचाता नहीं हूँ। मेरे विचार से मुफ्तखोरी और चोरी में कोई अंतर नहीं है। मैं राज्य पर बोझ नहीं बनना चाहता, स्पष्ट उत्तर था सुधाकर का। युवराज ने मुस्कुराते हुए अंतिम प्रयास किया। खैर, जो भी हो, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। फिर भी कहूँगा कि अवसर जब सामने है तो तुम्हें इसका लाभ लेना चाहिए। युवराज की बात सुनकर सुधाकर के चेहरे पर दृढ़ता की रेखाएं और गहरी हो गई। वह बोला, आप अन्नदाता हैं, सक्षम हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस मंगल अवसर पर श्रीमान को यह मुफ्तखोरी बढ़ने वाला कार्य नहीं करना चाहिए। सुधाकर की साहसी व दृढ़ वाणी से युवराज और भी प्रभावित हुए। एक साधारण व्यक्ति भरे दरबार में राजा को परामर्श दे और उसके कार्य को गलत बताए, यह अद्भुत घटना थी। युवराज अपने स्थान से उठे और सुधाकर के सामने पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखा तथा ससम्मान बोले, तुम मेरी कसौटी पर खरे कंचन साबित हुए हो सुधाकर। फिर दरबारियों की ओर घूमकर बोले, महामंत्री, सेनापति और सभी दरबारीगण, कृपया ध्यान से सुने। हम जिन हाथों से मुकुट धारण करना चाहते थे, वे पवित्र हाथ हमें मिल गए हैं। हम सुधाकर के हाथों से ही मुकुट धारण करेंगे। वास्तव में हमारी घोषणा मुफ्तखोरी बढ़ाने के लिए नहीं थी, बल्कि सुधाकर जैसे सच्चे व श्रमनिष्ठ व्यक्ति की तलाश के लिए थी। भविष्य में हमारे राज्य में वही आदमी सम्मानित होगा जो पुरुषार्थी, ईमानदार व सत्यनिष्ठ होगा। सबने युवराज की घोषणा को ध्यान से सुना, साथ ही आवेदकों के चेहरे शर्म से झुक गए। दूसरे दिन बड़ी धूमधाम से राज्याभिषेक संपन्न हुआ। साधारण लकड़हारे सुधाकर ने अपनी सीधी सादी वेशभूषा में उपस्थित होकर युवराज को रत्न जटित मुकुट धारण करवाया और कमर में खड्ग बांधा। महाराज नीतिवाहन की जय, पुरुषार्थ की जय, प्रामाणिकता अमर हो, नरश्रेष्ठ सुधाकर की जय आदि जय घोषों से आकाश गुंजायमान हो उठा। उत्सव ऐसा लग रहा था मानो सुधाकर स्वयं पुरुषार्थ की गंगा को भागीरथ की तरह धरती पर उतार लाया हो। कथा बोध कहता है, पुरुषार्थ की गंगा में स्नान करने वाला शरीर से स्वस्थ रहता है और वह परवस्था से मुक्त रहता है।